नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और जिस तरीके से आपको पता है कि सूत्रों के हवाले से भी ये खबर आ रही है कि आपके यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम है वो अराउंड जुलाई में हो सकता है। तो उसी के सिलसिले में हम लोग जो है एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं। आप लोग को पता है कि यूपीएसआई में एक सब्जेक्ट आता है जिसमें रीजनिंग होती है, एक में मैथ, एक में हिंदी और एक होता है संविधान और मूल विधि। इसमें देखिए बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो आप लोग भी पढ़ रहे होंगे और इस चैनल के माध्यम से हम आगे भी कवर करेंगे, लेकिन मूल विधि एक ऐसा चैप्टर है जिसको थोड़ा दिक्कत आती है पढ़ने में और समझने में। तो हम लोग उसी को लेकर आए हैं आज, और जिसमें हम लोगों ने पहला टॉपिक जो लिया है वो लिया है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। तो इस एक्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दहेज क्या होता है और प्रतिषेध क्या होता है और अधिनियम क्या होता है। ये बात जाने बिना हम लोग आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप देखिए दहेज। हालांकि जो दहेज की परिभाषा है वो आप देख रहे होंगे कि जो धारा 2 है दहेज प्रतिषेध अधिनियम की, उसमें बताई गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि दहेज क्या होता है। कि दहेज कोई भी ऐसी मूल्यवान वस्तु अथवा कोई भी संपत्ति या धन जिसे जब शादी के समय या शादी से पूर्व या फिर शादी के बाद कोई एक पक्ष दूसरे पक्ष को देता है, प्रत्यक्ष रूप से देता है या अप्रत्यक्ष रूप से देता है, या लेने और देने का कोई करार करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? दहेज कहते हैं। तो ये तो बात रही दहेज की। उसके बाद देखते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब है रोकथाम, कि किस तरीके से रोकथाम करने के लिए ये कानून भी लेके आया गया है और भी किन किन माध्यमों से दहेज को रोका जाता है। और साथ ही साथ अगला है अधिनियम। तो देखिए अधिनियम क्या होता है, आपको पता है कि संसद में जो लोकसभा होती है और राज्यसभा जो होती है वो किसी भी कानून को पहले पारित करती है, वहाँ पर विधेयक को, उसके पश्चात उस विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देता है और स्वीकृति के देने के पश्चात वो विधेयक जो होता है वो एक कानून की शक्ल ले लेता है। तो देखिए वो भी मैं आपको एडिशनल नॉलेज भी दे देता हूँ कि जो कानून होता है या राष्ट्रपति जो स्वीकृति देता है वो अनुच्छेद 111 के तहत देता है। किसके तहत? 111 के तहत राष्ट्रपति स्वीकृति देता है। अब देखिए राष्ट्रपति की स्वीकृति देने में 3 चीज़ें आती हैं। या तो राष्ट्रपति स्वीकृति देता है, या फिर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रखता है, या फिर तीसरा होता है कि वह पुनर्विचार के लिए संसद को वापस करता है जो भी अधिनियम या जो भी विधेयक आप पारित करने जा रहे हैं। तो हमारा आज का उद्देश्य इसको पढ़ना नहीं है, हमारा आज का उद्देश्य केवल है दहेज प्रतिषेध अधिनियम को पढ़ना। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए दहेज को पढ़ने से पहले समझना होगा कि दहेज की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, इसका इतिहास कहाँ है, क्या है, और ये कैसे भारतीय समाज में एक तरीके से इवॉल्व हुआ। तो हमको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि जो उत्तर वैदिक काल था, उसमें अगर हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में कहीं पर भी दहेज जैसा कोई भी शब्द या दहेज जैसे किसी भी संदर्भ के बारे में नहीं बताया गया। लेकिन जब आप अथर्ववेद की तरफ बढ़ेंगे तो अथर्ववेद में एक शब्द आता है जिसका नाम था वहतु। क्या था? वहतु। आप लोग इसको यहाँ तक देखते चलिए और समझते चलिए। एक शब्द आया वहतु। अब देखिए वहतु का मतलब क्या था। वहतु और दहेज दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा पृथक हैं। इसको बिल्कुल नहीं समझना है कि वहतु माने ही दहेज है। ये वहतु क्या होता था कि जो भी पिता अपनी बेटी का विवाह किसी व्यक्ति से करता था तो उस समय उस बेटी को कुछ उपहार स्वरूप भेंट प्रदान करता था। ये जो उपहार स्वरूप भेंट होती थी, इस पर पूरा अधिकार उसकी बेटी का हुआ करता था, जिसको वह मतलब शादी के समय या विवाह के समय पर प्रदान करता था एक पिता, जो भी उस अपनी बेटी को देता था। तो उस वहतु का चलन चलता रहा अथर्ववेद में। और अगर आप इस पूरे उत्तर वैदिक काल के सारे ग्रंथों और पुराणों को पढ़ेंगे तो भी आपको कहीं पर भी ये नहीं पता चलेगा कि दहेज जैसे किसी शब्द का वर्णन किया गया है। इसके पश्चात वहतु के पश्चात अगर हम बात करें उत्तर वैदिक काल के बाद, अगर हम लोग बात करें मध्यकाल में, अगर हम मध्यकाल की तरफ बढ़ें
तो मध्यकाल में यही वहतु जो था इसका अर्थ हो गया स्त्री धन। इसी वहतु का अर्थ क्या हो गया? स्त्री धन। इसी वहतु का अर्थ क्या हो गया? स्त्री धन। अब देखिए स्त्री धन क्या था? स्त्री धन था वहतु का ही एक थोड़ा सा बड़ा हुआ रूप था, जिसमें पिता उसी तरीके से कुछ उपहार या भेंट स्वरूप अपनी बेटी को कुछ उपहार या भेंट प्रदान करता था, वहतु जैसे ही। लेकिन इसका थोड़ा सा ब्रॉड लेवल था, मतलब कि थोड़ा सा बड़ा हुआ स्वरूप था। और अगर हम बात करें कि राजस्थान के जो राजा, राजपूत राजा हुआ करते थे, वो लोग स्त्री धन को अधिक से अधिक मात्रा में देते थे, जिससे कि उनकी राजशाही प्रदर्शित होती थी, उनके बड़े होने का भाव प्रदर्शित होता था। तो यही वहतु जो था वो स्त्री धन का रूप बना, और फिर आधुनिक काल में जाकर इसी स्त्री धन को दहेज कहा जाने लगा। तो बताइए, इसके बाद अगर हम लोग आधुनिक काल में बढ़ें तो इसी स्त्री धन को क्या कहा जाने लगा? दहेज कहा जाने लगा। तो ये तो दहेज का पूरा पूरा क्या है? एक इतिहास है कि किस तरीके से हाउ द होल सिस्टम ऑफ डाउरी हैज़ इवॉल्व्ड इन अवर इंडियन कल्चर। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये पूरा सिस्टम इवॉल्व हुआ दहेज का। अब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम। तो यहाँ तक मैंने जो चीज़ें लिखी हैं आप लोग उसको नोट कर सकते हो, और मेरी लैंग्वेज में भी जो चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट बताई हैं आप उसको भी नोट कर सकते हो। देखिए मैं यहाँ पर इसको मिटा दे रहा हूं। हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सी धाराएं होती हैं और किस तरीके से पूरा दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है 1961 में बना। तो देखिए, सबसे पहली धारा क्या है? धारा 1। आपको मैं बता दूं, कोई भी एक्ट आप पढ़ेंगे तो सबसे पहली धारा जो होगी उस एक्ट की, वो बताएगी आपको कि उस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है, उस अधिनियम का विस्तार कहाँ तक है, और साथ ही साथ उसका प्रारंभ कब हुआ है। ये 3 चीज़ें आपको पहली धारा में मिलेंगी। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिख रखा है कि संक्षिप्त नाम क्या है। जिस तरीके से आप ऊपर की हेडिंग भी देख रहे हो, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, ये इसका संक्षिप्त नाम हो गया। दूसरा है विस्तार। तो आपको पता है 1961 में इसका पूरे देश में विस्तार ना होके उस समय पर जम्मू एंड कश्मीर राज्य को छोड़ते हुए समस्त देश पर इसको लागू किया जाता था। ये अधिनियम प्रभावी था। लेकिन यहाँ पर मैंने लिख रखा है संपूर्ण देश में। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटहुड था, जो राज्य था, वो बदलकर अब क्या हो गया? यूनियन टेरिटरीज में बदल गया। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, वो 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, और ये प्रभावी हो गया 31 अक्टूबर 2019 से। तो अब ये विस्तार कहाँ तक है? पूरे देश में इसका विस्तार है। इस अधिनियम का, दहेज प्रतिषेध अधिनियम का विस्तार है। अब देखिए, प्रारंभ की बात की जाती है। प्रारंभ यानी कि समय, वो कौन सा समय है जिस समय पर ये अधिनियम जो है वो लागू हुआ। तो जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है 20 मई 1961, यानी कि 20 मई 1961 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिली। आपको पता ही है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, कि लोकसभा और राज्यसभा से कोई भी विधेयक पारित होने के पश्चात किसके पास जाता है? कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है। तो राष्ट्रपति ने इसको स्वीकृति 20 मई 1961 को दी, और फिर ये प्रभावी रूप से 1 जुलाई 1961 से देश भर में लागू हो गया। बात करते हैं धारा 2 की। तो देखिए, धारा 2 में दहेज की परिभाषा दी गई है। किसकी परिभाषा दी गई है? दहेज की परिभाषा दी गई है। अब समझिए दहेज की परिभाषा है क्या, जो इस अधिनियम के तहत कहा गया है। क्या कहा गया है? कि दहेज से तात्पर्य किसी ऐसी संपत्ति से है, किसी ऐसी मूल्यवान वस्तु से है, जिसको विवाह से पूर्व, विवाह के पश्चात या विवाह के समय एक पक्ष दूसरे पक्ष को देता है, या तो देता है या देने का करार करता है। दोनों ही केस में ये क्या कहलाता है? दहेज कहलाता है। अब मैं एक बात को आपको बता दूं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मूल्यवान वस्तु। ये नहीं है कि मान लीजिए किसी ने किसी को डेयरी मिल्क दे दी शादी में या विवाह में, तो आप मान लो कि डेयरी मिल्क जो दी है वो एक दहेज है। नहीं, मूल्यवान वस्तु होनी चाहिए, यानी कि उसका मूल्य काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, तभी उसको हम लोग दहेज की संज्ञा में डालेंगे। नहीं तो बाकी सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? उपहार में आ जाएंगी। जैसे देखिए, दहेज को मैं एलेबरेट करूं तो हमेशा याद रखना, दहेज किसको बोलेंगे? दहेज इज प्रोपोर्शनल टू होता है मांग। किसके प्रोपोर्शनल होता है? मांग के प्रोपोर्शनल होता है। कि अगर मांग है कहीं पर तो दहेज है,
और अगर मांग नहीं है तो दहेज नहीं है। अगर बिना मांग के कोई चीज़ दी जाएगी तो वो दहेज की संज्ञा में नहीं आएगी, वो उपहार की संज्ञा में आएगी। लेकिन अगर कहीं पर डिमांड की गई है, मांग की गई है, तो वो किसकी संज्ञा में आएगी? वो दहेज की संज्ञा में आएगी। तो यहाँ तक आप समझ गए। तो मैंने आपको ये बता दिया कि इसकी परिभाषा क्या है। दहेज से तात्पर्य किसी भी ऐसी मूल्यवान वस्तु से है जिसे विवाह से पूर्व या विवाह के पश्चात या विवाह के समय किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है या देने का करार किया जाता है। अब बढ़ते धारा 3 की तरफ। अगर देखिए दहेज कोई लेता है या दहेज देता है तो उसके लिए क्या लिखा हुआ है? शास्ति। देखिए मूल विधि अगर आप पढ़ रहे हैं तो मूल विधि में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो इसमें शब्द आते हैं। जैसे कि एक शब्द है शास्ति। अगर आप शास्ति का मतलब नहीं समझेंगे तो आप मूल विधि को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। शास्ति का मतलब होता है पेनल्टी, कि मान लीजिए कि अगर कोई दहेज लेता है या दहेज देता है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन होता है, उसको क्या दंड मिलता है। तो बताइए, यहाँ पर मैंने लिख रखा है कोई भी व्यक्ति ये यदि दहेज लेगा या दहेज देगा, लेना और देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आता है, या देने या लेने के लिए दुष्प्रेरण करेगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया दुष्प्रेरण, ऊपर लिखा भी रखा है। दुष्प्रेरण मतलब होता है उकसाना। यानी कि जैसे आप देखते हो आजकल का जो विवाह होता है उसमें एक बीच में होता है मंझिया, जो क्या करता है कि विवाह में दोनों पक्ष के साथ मिला हुआ होता है और क्या करता है, विवाह में डिमांड करता है, दूसरे पक्ष को बताता है कि इतना इतना धन या इतना इतना दहेज आपको देना पड़ेगा तब आपकी शादी होगी। तो उस केस में भी अगर कोई लेने और देने के लिए दुष्प्रेरण कर रहा है, एक पक्ष को उकसा रहा है, दूसरे पक्ष को भी उकसा रहा है, तो इस केस में वो ये तीनों ही केस में वो व्यक्ति क्या होगा? दंड के लिए दायी होगा, यानी उस पर दंड लगेगा। अब बताइए वो दंड कितना होगा? तो दंड दिया गया है 5 वर्ष न्यूनतम कारावास, यानी कि कम से कम 5 वर्ष का कारावास तो आपको होगा ही होगा, लेकिन इससे और कम नहीं हो सकती है। इससे हमेशा हमेशा ज़्यादा ही होगा, कम नहीं हो सकता। 5 वर्ष का कारावास और साथ ही साथ 15,000 रुपये का आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। यहाँ तक बात हो गई हमारी धारा 3 की। अब बात करते हैं हम लोग धारा 4 की, कि धारा 4 में ऐसा क्या दिया हुआ है। तो देखिए मैंने बहुत अच्छे से लिख रखा है इसको कि दहेज मांगने के लिए शास्ति। दहेज मांगने के लिए शास्ति, यहाँ पर था दहेज लेना या फिर दहेज देना, उसके लिए शास्ति था। मतलब लिया जा चुका है दहेज और दिया जा चुका है, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है दहेज मांगने के लिए शास्ति। मतलब कि अब दहेज की मांग भी एक तरीके से अपराध को गठित करती है। तो बताइए क्या है कि यहाँ पर लिखा रखा है, अगर कोई भी व्यक्ति वधू पक्ष के माता पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा तो वो दंड का भागी होगा। और साथ ही साथ अगर दंड का भागी होगा तो बताइए वो दंड कितना होगा? तो वो दंड होगा कम से कम 6 माह का कारावास और अधिक से अधिक कितने वर्ष का? 2 वर्ष का कारावास होगा। और साथ ही साथ उस पर पेनल्टी के तौर पर, जुर्माने के तौर पर कितना रुपया लग सकता है? 10,000 रुपये उसको जुर्माने के तौर पर भी लगेगा। अब बात करते हैं हम लोग धारा 4 के बाद धारा 5। जितना भी देखा ये हम लोग पार्ट 1 के माध्यम से इसको लेके आए हैं और इसका जो नेक्स्ट 5 और धाराएं हैं वो आपको अगले पार्ट में मिलने जा रही हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल।